दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर सेकंड, जिसका टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यह क्लास दोस्तों स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओएआरओ, टीजीटी पीजीटी, सुपर टेट, एसएससी सीजीएल, डी ट्रिपल एस वी, यूपी ट्रिपल एस सी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें जियोग्राफी आती है दोस्तों, यह क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसमें दोस्तों पृथ्वी के बारे में जानकारी करेंगे, प्लस साथ में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंतर को भी समझेंगे और इनका क्या प्रयोग होता है और ये कैसी रेखाएं होती हैं, सब कुछ विधिवत पढ़ेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई प्रतीत होती है। सीधी सी बात कहने का मतलब है दोस्तों, जो अपनी पृथ्वी वह गोल नहीं है, वह अंडाकार है। कैसी है दोस्तों? अंडाकार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। देखिए दोस्तों, आपके सामने यह रहा ग्लोब। यह देखिए, यह पृथ्वी है जो कि अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्या दोस्तों? अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह छोटा सा ग्लोब यह दर्शाता है कि पृथ्वी इस आकार की है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने युक्त छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोब कैसे होते हैं, तो आप कह सकते हैं ग्लोब कई प्रकार के होते हैं। कुछ इतने बड़े ग्लोब होते हैं कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप उनको पॉकेट में भी डाल लें। कुछ गुब्बारे के आकार में भी होते हैं। जैसे चाहें वैसे आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जिस तरीके से आपको पता है कि पृथ्वी में देश स्थित हैं, उसी तरीके से सेम ग्लोब में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। और ग्लोब क्या है कि आप मूव करना चाहें तो उसे मूव करके भी देख सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती। कैसे आप बताएंगे कि रूस कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, भारत कहाँ है, चीन कहाँ है? तो इनके लिए कुछ बिंदु हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जो प्रदर्शित करती हैं कि यह स्थान, यह देश इस स्थान पर है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब से झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। हम सबको पता है दोस्तों कि जिस पर पृथ्वी झुकी हुई है वह क्या है दोस्तों? अक्ष कहलाता है। और यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है डियर स्टूडेंट्स। कितनी झुकी है? 23.5 अंश। अब देखिए दोस्तों, ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण बिंदु। इसमें दो बिंदु होते हैं। ऊपर वाले बिंदु को उत्तर बिंदु कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बिंदु कहते हैं। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव बिंदु और नीचे वाला दक्षिण ध्रुव बिंदु कहलाता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डियर स्टूडेंट्स, जो पृथ्वी है वह किस दिशा में घूमती है, तो आप कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर यह डियर स्टूडेंट्स घूमती है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह दोस्तों किसी सुई पर नहीं अटकी है, सिर्फ यह एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी जानकारी के लिए साइंटिस्टों ने बना रखा है,
ताकि हम समझ सकें कि पृथ्वी अपने स्थान पर कैसे घूर्णन करती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में काटती है, जिसको डियर स्टूडेंट्स विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विषुवत रेखा उसको कहा जाता है। देखिए, एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में काटती है, बट वो रेखा कोई ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं, वह काल्पनिक है। उसको रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलेटर उसको कहते हैं। ये सब उसके नाम हैं। अभी आपको चित्र में भी दिखाएंगे। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी वाला भाग होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उत्तरी भाग कहते हैं। और जिसका अंतिम बिंदु होता है, जैसे ये, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, जो इस यहां से लेकर ये टोटल भाग, ये सब उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध यह कहलाता है। तथा दक्षिण वाले भाग की बात करें, जो नीचे का भाग है विषुवत रेखा के जस्ट नीचे से और दक्षिणी ध्रुव तक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये देखिए, यहां पर ये रहा विषुवत रेखा आपकी, ये रही जो पॉइंट में आपको दिख रही है, ये 0 अंश पर होती है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर जो वृत्त होते हैं उनको कहा जाता है अक्षांश। ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, जैसे 20 अंश पे ये है, 40 अंश पे ये है, 60 पर है, 80 पर है, तो ये जो दोस्तों रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक वृत्ताकार पथ का निर्माण कर रही हैं। तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? ये लेटी हुई होती हैं, एक वृत्ताकार आकृति में पृथ्वी में होती हैं। ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को हमेशा अंश में मापा जाता है। अब बाई चांस अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, जो अक्षांश की रेखाएं हैं उनको कितने अंश पे मापा जाता है, सॉरी किस में मापा जाता है? तो अंश पे। जैसे उत्तरी में पहली रेखा दी गई है 20 अंश पर, दूसरी दी गई दोस्तों 40 अंश पे, तीसरी दी गई 60 पे, फिर 80 अंश पर ये प्रदर्शित की गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो वृत्ताकार पथ में विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जो समांतर वृत्त होते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो अक्षांश रेखाएं दोस्तों कहलाती हैं। अब आगे देखेंगे, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। अभी आपको मैंने बताया था, देखिए जो विषुवत रेखा होती है वह डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम दूसरा होता है भूमध्य सागर, इंग्लिश में इक्विलेटर कहते हैं, और ये 0 अंश पे होती है। फिर अगर आप उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी गोलार्ध में कहे जाएंगे। नीचे आएंगे अगर, तो वो क्या होगा? वह डियर स्टूडेंट्स दक्षिणी गोलार्ध में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश होगा। देखिए दोस्तों, पृथ्वी एक सर्किल में है, हम सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अभी आपको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, फिर बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो पृथ्वी है लगभग एक वृत्ताकार पथ में है। किसमें? वृत्ताकार में। वैसे ओरिजिनल तो वो एक अंडाकार है, बट वृत्ताकार में उसे समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसे टोटल 360 अंशों में भाग बांटा गया है। कितने? टोटल 360 अंश में पृथ्वी को विभाजित किया गया है। अब बात करें इसका, अगर चौथाई भाग ढूंढना हो तो डायरेक्ट आप 360 में किसका भाग दे सकते हैं? डायरेक्ट आप 4 का भाग दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आ जाएगा वह 90 आ जाएगा। अर्थात पृथ्वी का 1/4 भाग को आप 90 अंश के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश
उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। बात क्लियर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंट दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है। देखिए, थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब समझिए। अब आपके सामने डियर स्टूडेंट चित्र एकदम क्लियर है। जो चंद्रपुर है जो कि महाराष्ट्र में है, 20 अंश उत्तर में है। कहां पर है दोस्तों? 20 अंश उत्तर में है, अर्थात यह यहां पर होने की संभावना हो सकती है। यहीं से 20 अंश की एक लाइन निकली है, काल्पनिक रेखा है, और यह दोस्तों उत्तरी भाग है। क्या है? इसको उत्तरी भाग कह सकते हैं या उत्तरी गोलार्ध भी कह सकते हैं। अब बात करें बेलो एवं होरिजोंट, जो कि विषुवत रेखा के 20 अंश दक्षिण में है, अर्थात इसकी जो संभावना है वो दोस्तों यहां पर हो सकती है। अब चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंट 20 अंश दक्षिण स्थान पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर हो जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। आप सीधी सी बात समझो। देखो, ये दोस्तों विषुवत रेखा रही, जिसको विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, इक्विलेटर कहते हैं। ये 0 अंश पे है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि कर्क रेखा उत्तर में स्थित होती है, जो 23.5 अंश है। आपको जानकारी के लिए बता दें डियर स्टूडेंट्स, जो पृथ्वी है वह 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और उत्तर में कर्क रेखा है। अब सीधा सा आ जाओ दक्षिण में। दक्षिण में आपको मकर रेखा देख रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। यह भी दोस्तों 23.5 अंश है। यह भी 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा है और उत्तर में 23.5 अंश पर कर्क रेखा है। फिर इसके बाद आप उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध देख पा रहे होंगे, हल्की फुल्की ठंड होती है। फिर आप उत्तरी ध्रुव वृत्त देख पा रहे होंगे, उत्तरी शीत कटिबंध भी आप देख पा रहे होंगे। सेम ऐसा ही होता है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, फिर दक्षिणी ध्रुव है, उसके बाद आप लोग इनको देख पा रहे होंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पर सबसे अधिक ठंड होती है। तो इस तरीके से डिवाइडेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। और ये आपको दक्षिणी शीत कटिबंध 66.5 अंश पर है। देखिए, अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, किसकी दोस्तों? दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, यहां की बात की जाए, तो ये 90 एंगल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? ये 90 अंश को प्रदर्शित करता है। अभी दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये 90 अंश को प्रदर्शित करता है। ये बिंदु दक्षिणी बिंदु इसको कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। अब अक्षांश के बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल इनकी संख्या कितनी है? पहली चीज आप ये समझें कि एक वृत्ताकार पथ में होती हैं आड़ी तिरछी, आड़ी रेखाएं बोल सकते हैं इनको समझने के लिए, कि ये पृथ्वी पर लेटी हुई होती हैं। क्या होती? लेटी हुई ये रेखाएं होती हैं। अब बात आ रही है कि ये कितनी संख्या में होती, इसको भी समझते हैं। विषुवत वृत्त, जो कि हम सभी लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि ये 0 अंश पर है। उत्तरी ध्रुव 90 अंश पे है, अभी बताया था आपको। दक्षिण ध्रुव ये भी 90 अंश पे है। बस इसके सामने, इसके बगल में दक्षिण लिख दिया जाएगा, या द से प्रदर्शित किया जाएगा, या साउथर्न से प्रदर्शित किया जाएगा। के अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। अब देखते हैं ये कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए आप लोग, सबसे पहला यहां से देखते हैं। सबसे पहली देखिए, यह दी गई है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो कि 23.5 अंश पर है, और इसी 23.5 अंश अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है।
आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है, वह 23.5 अंश पर अपने अक्ष पर झुकी होती है, जिसके कारण से पृथ्वी घूर्णन भी करती और दिन रात की घटनाएं भी घटित होती हैं। अब हम लोग 2 नंबर पॉइंट देखेंगे। 2 नंबर वैसे यहां से है, इंफॉर्मेशन यहां से, दक्षिणी गोलार्ध में यह मकर रेखा है और यह 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है। हम लोग बात करेंगे विषुवत रेखा वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। विषुवत देखिए, आप 2 चीजें पहले समझ लो। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा है जो 23.5 अंश झुकी हुई है। फिर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव है जो कि 66.5 अंश है। अब बात करें दक्षिण की, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश है और दक्षिण में ही 66.5 अंश दक्षिण ध्रुव भी स्थित है। तो ये 4 चीजें हो गई, इनको अक्षांश रेखाओं के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। इन बातों को आप लोग जरूर याद रखें। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या देखेंगे? पृथ्वी के ताप कटिबंध को समझते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप समझे। उत्तर में 23.5 अंश कर्क रेखा से लेकर दक्षिण में 23.5 अंश मकर रेखा के मध्य दोस्तों क्या है? उष्ण कटिबंध है। यहां पर सूर्य सिर के सामने रहता है, यहां पर बारिश अधिक होती है, सबसे अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। जहां का मौसम समान होगा अर्थात वर्षा भी खूब कायदे से होगी, वहां पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाएगी, बायोडाइवर्सिटी अधिक है। अब देखेंगे हम लोग आगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। आप सीधी बात समझो, जैसे कर्क रेखा भारत को 2 भागों में काटती है, तो जम्मू कश्मीर में तो ठंड रहती है दोस्तों, बट इसी जगह आप तमिलनाडु चले जाएं, गोवा चले जाएं, तो यहाँ का तापमान समान रहता है, क्योंकि जो तमिलनाडु की सीमा है अर्थात जो भारत की सीमा स्टार्ट होती है वह विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। जो भारतीय सीमा दक्षिण भारतीय सीमा स्टार्ट होती है वह विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दोस्तों दूर है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखें। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखिए दोस्तों, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त पथ, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आप शीतोष्ण कटिबंध समझ लो। कर्क रेखा के से लेकर उत्तरी ध्रुव के मध्य जो भी स्थान है वह डियर स्टूडेंट शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि वहां पर जो मौसम है वह चिल्ड रहता अर्थात ठंडा रहता, एकदम मस्त मौसम रहता है। अब कुछ चित्र भी आपको दिए गए हैं, चलिए वो भी अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2.4 आ सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र में फैलता है। अब यही चीज देखो, तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। ये किस कॉन्सेप्ट में बात कही गई? ये दोस्तों बात कही गई है सूर्य प्रकाश के, कि सूर्य की नजर में पृथ्वी हल्की सी 23.5 अंश झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अधिक से अधिक भाग पर पड़ता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है। क्योंकि यह सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं होता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब आप शीत कटिबंध समझ लो। शीत कटिबंध वही एरिया है जहां से क्या है, जो उत्तर ध्रुव है 66.5 अंश से लेकर 90 अंश तक का जो एरिया है वहां गजब की सर्दी पड़ती है। इसी एरिया को शीत कटिबंध कहते हैं। अब देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देखिए चित्र दिया गया है देशांतर। अब वक्त आ गया आपको देशांतर समझाएं। देखिए
हमने अभी आपको अक्षांशीय रेखाएं बताई। अक्षांशीय रेखाएं वो आड़ी तिरछी रेखाएं थी, अर्थात वो लेटी हुई रेखाएं थी, वो वृत्ताकार पथ में दोस्तों थी, उनको अक्षांश कहा हमने। ठीक है, अब बात करेंगे देशांतर क्या होता है। देखिए, किसी स्थान की स्थिति, यहां से देखें, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है। यहां से देखें, प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। सबसे पहले आप चित्र समझें। देखिए, ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये देखिए देशांतर का है। 0 अंश, 30 अंश, 60, 90, 120, 150, 180, इस तरीके से इनको दर्शाया गया है। नीचे दक्षिणी ध्रुव, ऊपर उत्तर ध्रुव होता है। अभी और चीजें आगे बताते हैं आपको। अक्षांश देखिए, होता क्या है दोस्तों, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर रेखा कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जो हम लोगों ने अभी अक्षांशी रेखाएं पढ़ी थी, अक्षांश की रेखाएं पढ़ी थी, उनको भी अंशों में मापा जाता है, देशांतर की रेखाओं को भी अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा प्रत्येक मिनट को सेकेंड में भी विभाजित किया जा सकता है। आप मिनट में दर्शाना चाहें तो मिनट में बता दें, सेकेंड में बताना चाहें तो सेकेंड में दर्शा सकते हैं। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखें। जब देशांतर की रेखाएं ध्रुवों की ओर बढ़ेंगी तो उनके बीच की डियर स्टूडेंट्स जो दूरियां हैं वह कम होती चली जाएंगी। जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं वह 0 अंश प्रदर्शित करता है। इस बात को भी आप लोग जरूर याद रखें। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। अब आप यहां पर समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो अक्षांश है वो भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई क्या होती, समान होती, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जो कि दोस्तों इंग्लैंड में है, ब्रिटिश में राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हुई। देखिए, देश उस समय कौन सा मजबूत था, ब्रिटिश था, इंग्लैंड था। तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश के मध्य से ही गुजारेंगे सिस्टम। पूर्व में जाओगे तो अलग सिस्टम है, पश्चिम में जाओगे तो अलग सिस्टम। पूर्व में जाओगे तो समय आपका प्लस में होगा, पश्चिम में जाओगे तो समय आपका माइनस में होगा। जैसे ग्रीनविच रेखा से भारत का समय दोस्तों 5.5 घंटे ज्यादा है। अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बजा है तो यही टाइमिंग भारत में 5.5 प्रदर्शित करेगा। इस बात को याद रखें। देखिए, इसका मान 0 देशांतर है तथा यहां से हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। अगर बाई चांस पूछा जाए कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं तो आप बता सकते हैं कि 180 पूर्व में है, 180 पश्चिम में है, टोटल 360 है। बट अगर इसी में एक और मिडिल वाली रेखा जोड़ी जाए तो उसे क्या कह सकते हो, 181 कह सकते हैं। और इसी जगह एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आप उत्तरी ध्रुव को हटा दें, दक्षिणी ध्रुव बिंदु को हटा दें तो 1 कितनी बचेंगी दोस्तों, तो रेखाओं की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, यहां से देखिए दोस्तों, जो 180 रेखा है यह समान भागों को पूर्वी, देखिए पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में यह विभाजित करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का भी उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए दोस्तों, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं
देशांतरी यात्रियों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते। उदाहरण के लिए असम में ध्रुवी, देखिए धुबरी जो एक स्थान है 26 अंश उत्तर में है, ध्यान रखिए 26 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। और इसको समझने के लिए तो चित्र अलग है, पहले आप ये देख लें। देखिए दोस्तों, यह चित्र ग्रिड है। यह देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र देख पा रहे हो, ये भी एक देशांतर का ही अक्षांश और देशांतर का एक चित्र है जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे। इसको दोस्तों बिल्कुल भी खींचने की जरूरत नहीं, एक बार इस चित्र को देख लें। जो आपको ये वाली रेखाएं देख रही हैं, कौन सी, ये वाली ऐसे से ऐसे बन के जो आ रही हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसी बनकर आ रही हैं, ये सारी की सारी आपकी देशांतर रेखाएं। और ये जो लेटी हुई हैं इनको अक्षांशी रेखाएं या अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए ये एक चित्र आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा चित्र है। इसे टेढ़ा करके आप ही स्वयं देखें। देखिए ये सब जो लाइनें हैं ये सीधी सीधी लाइनें हैं और ये दर्शाती हैं कौन सा स्थान किस जगह है। ग्रीनविच की बात करें दोस्तों तो ग्रीनविच रेखा को ये लाइन दर्शा रही है। अगर आप इधर जाएंगे तो प्लस में होगा, इधर जाएंगे तो माइनस में। टाइम प्लस दूरी दोनों चीजें होंगी। जैसे भारत यहाँ पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये 5.5 घंटे की दूरी पर है। मैंने अभी आपको बताया था ग्रीनविच रेखा पर अगर 12 बजा है तो भारत में 5.5 घंटे आगे होगा, अर्थात 5:30 बज रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देशांतर और समय, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फटाफट आप लोग समझें। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अभी मैंने बताया था अब ग्रीनविच से पूर्व दिशा में जाए, पूर्व दिशा में भारत है तो टाइम प्लस में है, पश्चिम दिशा में चले जाएंगे तो अदर कंट्री है जैसे अमेरिका वगैरह है तो यहाँ पर टाइमिंग माइनस में प्रदर्शित होगी। अब देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है। इस बात को याद रखें, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है, 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। कितनी घूमती है, ये 15 अंश घूमती है। अगर आप चाहें तो 24 का भाग 360 में देकर देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भाग देकर देख सकते हैं। देखिए यहां पर जैसे आप 360/24 करेंगे तो इसको काटें तो यहां पर दोस्तों 15 आ जाएगा। और सबको किस में दर्शाते हैं, देखिए दोस्तों ये चीज रही और हम लोगों ने 360 में भाग दिया था 24 का, जब भाग देंगे तो 15 यहां पर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और दोस्तों अब इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर में 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 15 अंश पूर्व में टाइमिंग क्या होगी, तो 15 गुणा 60 कर दो, अर्थात 60 मिनट अर्थात 1 घंटे अधिक होगा, अर्थात दोपहर के 1 बजा होगा। ऐसे ही जो पृथ्वी है अपनी भारत है 22.5 अंश पर स्थित है, लेकिन ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे
पीछे होगा, यानी वह सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय आसान है। कुछ बातें आप लोग बस याद रखें कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 अंश पर मध्य रात्रि का टाइम होगा। कितना होगा? मध्य रात्रि का टाइम दोस्तों होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? देखिए दोस्तों, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारा द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए, यहां से समझो आप, भारत में गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ में जो टाइम अंतराल है 1 घंटा 45 मिनट। अगर सूर्य असम के डिब्रूगढ़ में 5 बजे निकलता है तो उम्मीद है कि गुजरात में यही सूर्य 6:45 पर निकलेगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाना चाहिए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना चाहिए। अगर आपसे भारत में 22.5 अंश को मानक यामोत्तर माना जाता है, अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए भारत में तिथि रेखा किसको कहा जाता है, मानक समय रेखा किसको कहा जाता है, इसको 22.5 अंश को कहा जाता है। अब आप बगल में देख पा रहे होंगे भारत का नक्शा है, ये मानक यामोत्तर रेखा रही। ये अपने देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो भी दोस्तों अभी आपको हम बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्र में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। कितने बजे? दोपहर में 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब आप सोचिए 7:30 बजे क्यों? क्योंकि अगर लंदन में ग्रीनविच रेखा पर 2 बजेगा तो आप 2 में 5:30 जोड़ दीजिए, 2 5 7 हो जाएगा दोस्तों, और आधे घंटे और तो 7:30 बजे शुरू होगा। अब देखिए, भारत ग्रीनविच के पूर्व 22.5 अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा अधिक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। बिल्कुल दोस्तों, यहां से आप समझ लो थोड़ा सा। अभी हमने आपको बताया था जो भारत है ग्रीनविच रेखा से पूर्व में 82 अंश पर स्थित है, और जो ग्रीनविच समय से इसकी घंटे में दूरी है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो भारत में शाम के 7 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस। रूस एक ऐसा देश है जिसमें आधे देश में रात होती, आधे देश में दिन होता, अतः डे नाइट दोनों चीजें उसमें पाई जाती। 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र पर 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कितने तक में घेरता है दोस्तों? 15 अक्षांश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये दोस्तों आपका चैप्टर रहा। फटाफट इसे शुरू से आप एक बार और देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। किसी भी प्रकार का डियर स्टूडेंट्स आपको डाउट हो, फटाफट आप मैसेज कर सकते हैं, फटाफट उसे रिप्लाई भी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां से अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ था। देखिए, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके बाद दोस्तों हमने आपको समझाया कि अक्ष क्या होता है। इसके बाद फिर बताया कि विषुवत रेखा क्या है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर इक्विलेटर दोनों चीजें इसको कहते हैं। अक्षांश जो एक वृत्ताकार में है, और बताया कि 1/4 जो पृथ्वी है पूरी,
ये पूरे एरिया को 360 अंश में कवर करती। इसका चौथाई हिस्सा जो होता वह 90 अंश को प्रदर्शित करता है। देखिए ये पृथ्वी का कुछ डिवाइडेशन था। मध्य में विषुवत रेखा थी, फिर उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा 23.5 अंश पर, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी शीत और उत्तरी शीत कटिबंध यह 66.5 अंश को दर्शाता था। ऐसे आप दक्षिण में भी देख सकते हैं। फिर महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं मैंने आपको बताया था, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 इसमें जो रेखाएं वो थी, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में दिखाया गया था क्या दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के 66.5 अंश, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव था। और डियर स्टूडेंट, पहले आप समझो, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव है जो कि 66.5 अंश पर है, और दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो मकर रेखा 23.5 अंश पर है और दक्षिण ध्रुव 66.5 अंश पर है। पृथ्वी के ताप कटिबंध हमने आपको बताया था 23.5 अंश कर्क रेखा से उत्तर से लेकर दक्षिण में 23.5 अंश मकर तक जो है उष्ण कटिबंध का एरिया कहा जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होती है और जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। शीत कटिबंध ठंडा वाला एकदम क्षेत्र होता है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। फिर इसमें ये देखा गया कि पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा टाइमिंग, माइनस अगर पीछे जाएंगे तो टाइम पीछे जाएगा, माइनस में होगा। माइनस का मतलब है कि अगर ग्रीनविच पर 12 बजा है, उसके पहले अगर पश्चिम में जाएंगे 1 घंटा तो वह सुबह के 11 दर्शाएगा। यही चीज़ पूर्व में 1 घंटा आगे जाएंगे तो दोपहर के 1 बज चुके होंगे। ये अंतर दोस्तों होगा। देखिए देशांतर और समय चेक करना भी आपको बताया था दोस्तों कि 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में यह 1 अंश घूमती है। तो अब देखिए 15 अंश, तो 15 गुणा 4 कर देंगे तो 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच 1 घंटा बराबर होता है डियर स्टूडेंट कितना, 15। 1 घंटे में 15 अंश होती है क्योंकि 4 मिनट में 1 अंश ये घूमती। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। पृथ्वी अपने अंश पर 23.5 अंश झुकी हुई है। ये देखिए मानक यामोत्तर रेखा, जिसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, तिथि रेखा भी इसको कहा जाता है। ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फटाफट इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।